भारत की खोज कक्षा 8वीं के लिए जो भी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तिका है उसमें आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस पाठ्य पुस्तिका का जो तीसरा अध्याय है, तीसरा पाठ है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें बच्चों आपको प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी के बारे में बताया गया है। तो आपको क्या करना है, इस पूरक पाठ्य पुस्तिका में जो भी आपको पाठ दिए है उसको अच्छे से पढ़ना है और समझा के लेना है। मैं आपको इस पाठ का सार बताता हूँ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी जो है उसके बारे में आपको उसका सार बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना है। भारत के अतीत का सबसे पहला चित्र सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके अवशेष सिंधु नदी में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा से मिले हैं। ये दोनों स्थान एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है। इनके बीच कई अन्य नगरों के अवशेष भी अवश्य दबे पड़े होंगे। विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। इस सभ्यता को विकसित होने के लिए हजारों वर्ष लगे होंगे। कहा जाता है कि यह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। इनसे फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध प्रस्तापित और स्थापित किए गए थे। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनसे बेहतर थी। भारत की यह सभ्यता प्रकट करती है कि हजारों वर्ष पहले भी भारतवासी जीवन के तौर तरीके से परिचित थे। उसके बाद बताया गया है कि उन्होंने जीवन की सुख सुविधाएं में तकनीकी प्रगति कर ली थी। ठीक है, फिर इसके बाद हमें देखना है आर्यों का आना। आर्यों का आना, ये जो पाठ है इस पाठ के सार में, तो आर्यों का आना इसका भी सार देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे और वे कहाँ से आए थे, इसका कुछ पता नहीं है। संभव है कि वह यही के कहीं के होंगे। इनकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत से मिल सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत शायद सिंधु नदी की भयंकर बाढ़ों या मौसम के परिवर्तन के कारण हुआ होगा। उसके बाद बताया जाता है कि रेत की ऊंची ऊंची तहें उन पर जम गई होगी और बाद में लोगों ने इसकी ऊंचाई पर मकान बनाए होंगे। सिंध प्रदेश कभी बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग में बाद वह अधिक रेगिस्तान रह गया था। हो सकता है कि रेत ने कुछ क्षेत्रों को ढककर सुरक्षित कर लिया हो और बाकी शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे से नष्ट हो गए होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में भारत में एक के बाद एक कई बार आर्य आए थे। माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ था। यह भी संभव है कि पश्चिमोत्तर दिशा में समय समय पर अनेक काबिले और जातियां आते रहे हो और भारत में मिलते गए हो। बाद में युगों में अनेक जातियां आई हो और वे घुल मिलकर वही रह गई हो। इसके बाद हमें बचाया जाता है बच्चों प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। यह भी जो आपको इस पाठ का जो भी टॉपिक है इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। इसमें कहा गया है कि माना जाता है कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक काल का समय निर्धारण ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है। भारतीय इसे बहुत पुराना मानते हैं, पर यूरोपीय इसका समय बाद में मानते हैं। अधिकतर विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन धार्मिक ग्रंथों को अधिक पुराना सिद्ध करने का प्रयास किया जाने लगा है। मैक्स मुलर ने इस आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। ठीक है, मैक्स मुलर ने इसे क्या कहा है, आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द ऐसा कहा है। ठीक है, उसके बाद बताया है आर्यों ने अपने साथ उन विचारों को लेकर आए थे जिनसे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। वेदों और अवेस्ता की भाषा में अद्भुत समता है, यानी समानता है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद बताया गया है वेद। अनेक हिंदू वेदों को
प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। विद का अर्थ है जानना। वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। देखो, वेद का सीधा साधा अर्थ आपको क्या दिया है कि वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उसमें मूर्ति पूजा और देव मंदिर नहीं है। उसके बाद बताया गया है कि वैदिक युग में आर्यों ने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया था। वे मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे, यानी विश्वास ही नहीं करते थे। ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है जिसमें मानव मन के प्रारंभिक उद्गार मिलते हैं। इनमें काव्य प्रभाव, प्रकृति की सुंदरता और रहस्य के दर्शन होते हैं। इनमें मनुष्य के साहसिक कारनामों का वर्णन भी है। उसके बाद आपको बताया गया है अन्य स्थान जो है, अन्य स्थानों की तरह हमेशा देश भी विचार और कर्म की दो समानांतर धाराएं विकसित होती दिखाई देती है। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं थी। भारत में सभ्यता के विकास के साथ ही कला, संगीत, साहित्य, नाच गान, चित्रकला, रंगमंच आदि का विकास हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक बताया गया है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। सभ्यता और संस्कृति के आरंभ से ही विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति दिखाई देती है। यही आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। युगों पहले इस व्यवस्था का उद्देश्य समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और इसे शक्ति संतुलन प्रदान करना था, पर बाद में यही मानव जीवन के लिए कष्टकारी बन गई। इस व्यवस्था का प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। भारत का ईरानियों, यूनानियों, चीनियों, एशियाइयों तथा अन्य लोगों से हजारों वर्ष तक का संपर्क बना रहा, जिससे सांस्कृतिक विकास का अटूट सिलसिला बना रहा। उसके बाद आपको उपनिषद के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। उपनिषद जो है, उपनिषदों का समय ईस्वीसन पूर्व 800 के आसपास माना जाता है, जिनसे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन के विषय में पता चलता है। इनमें जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह है। इनमें हटवाद नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति के तत्व विद्यमान है। इसका विचार आत्मबोध पर आधारित है। ये व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा संबंधी जानकारी देते हैं। इनका सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। ये अपने समय में मतभेदों और वाद विवाद को कम करना चाहते थे। उन्होंने जादू टोने को विरोध किया था और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया था। ये सच्चाई पर बल देते थे और अज्ञान से ज्ञान के मार्ग की ओर बढ़ना चाहते थे। यानी ये पूजा पाठ को व्यर्थ बताते थे, सच्चाई को बल देते थे, सच्चाई पे बल देते थे, स्ट्रेस देते थे और अज्ञान से ज्ञान के मार्ग की ओर बढ़ना चाहते थे। उसके बाद बच्चों, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ हमें बताई दी गई है। उपनिषदों में इस बात पर बल दिया था कि प्रगति के लिए तन मन स्वस्थ और अनुशासित रहने चाहिए। उसके बाद बताया गया कि ज्ञानार्जन या किसी उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग की आवश्यकता है। भारतीय आर्य अपने से भिन्न अन्य के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति सहनशील बने रहते हैं और लड़ाई झगड़ों के बीच से बचते रहते हैं। उन्होंने समाज में संतुलन बनाकर रखा था, पर उन्हें व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ने समाज के प्रति कर्तव्यों की ओर कम ध्यान दिया था। उसके बाद बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन बटा और बंधा हुआ था। उनके पास एक समग्र समाज की कल्पना नहीं थी। इसी कारण भारत में व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर अधिक बल दिया जा रहा था। व्यक्ति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई, जिससे जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। इस प्रकार आपको बताया गया है।
इसके बाद भौतिकवाद के बारे में भी आपको बताया गया है। इसकी जानकारी हम हमारे अगले वीडियो में लेंगे।